टेस्ट का स्कोर फंसा हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा। तो मेरे बच्चे, आप जानते हैं कि यूपी में जो 160 सवाल पूछे जाते हैं उसमें मैथ के 40 सवाल होते हैं, रीजनिंग के 40 सवाल, जीके जीएस के 40 सवाल और हिंदी के 40 सवाल होते हैं। हर सवाल 2.5 नंबर का होता है, तो 400 नंबर का पेपर होता है। और अगर सेफ स्कोर की बात करूं तो जिस बच्चे के 330 की रेंज में नंबर आ रहे हैं, समझिए वो बच्चा बिल्कुल सेफ स्कोर महसूस करें। लेकिन ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जिनके 400 में से 200 प्लस नंबर आ रहे हैं, यानी 50% नंबर कम से कम आ रहे हैं, उन बच्चों के लिए वीडियो है। देखिए, अगर आपके 50% नंबर आ रहे हैं तो ये बात तय है कि ने लगभग अपना सिलेबस खत्म कर लिया। आज जो लड़ाई है ना वो आपकी नॉलेज की नहीं है, बल्कि आज जो मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ाने की लड़ाई है वो आपकी समझदारी की है कि आप कितने समझदारी से काम करते हैं। तो मैं बहुत साइंटिफिक पॉइंट आपको आज बताने जा रहा हूं जिसके थ्रू आप अपने मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ा सकते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और जो आपके इसके अलावा भी सुझाव हो वीडियो के कमेंट में जरूर दी। मेरे बच्चे, सबसे पहला सुझाव जो मैं देना चाह रहा हूँ वो है कि आप एक फिक्स टाइम पे ही मॉक दें। जितने भी मॉक टेस्ट देने वो हमेशा एक फिक्स टाइम पे मॉक दें। जैसे हम ऑफलाइन मॉक टेस्ट कराते हैं तो उस मॉक टेस्ट का टाइमिंग रहता है 11 से 1, तो आप कोई भी टाइम फिक्स करें लेकिन उसी टाइम पे दें एग्जाम। उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन बताता हूं। एक बहुत बड़े न्यूरो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डोनाल्ड हैट। उनका एक बहुत फेमस प्रिंसिपल था, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। मतलब ये था कि जब रोज एक ही काम बार बार प्रैक्टिस करते हो तो दिमाग के न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और इस कनेक्शन स्ट्रॉन्ग वाले प्रोसेस को ये मसल मेमोरी कहते हैं। यानी जब अगर आपकी आदत मान लीजिए रोज सुबह जल्दी उठने की है, किसी दिन अगर आप अलार्म नहीं भी लगाएंगे ना तो भी आपका शरीर जल्दी उठ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो चीजें आपकी मसल मेमोरी में सेट हो जाती है। इसलिए मेरे बच्चे, सबसे पहला काम ये करिए कि किसी एक सर्टेन टाइम पे मॉक देना स्टार्ट करिए। अगर मैं खुद स्टूडेंट हूं और मुझे ये डिसाइड करना हो किस टाइम पे मॉक दूं, तो मैं ये देखूंगा कि जो बोर्ड है, यूपी जो पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड है, वो हमारा एग्जाम किस टाइम पे करवाने वाले हैं। तो जिस समय पे वो एग्जाम कराएंगे मैं उसी समय पे रोज मॉक देने की प्रैक्टिस करूंगा। एटलीस्ट जब मेरा एडमिट कार्ड आ जाए और उसमें टाइम आ जाए तो मेरे बच्चे, मेरे को कोशिश करनी है लगातार 15 दिन उसी टाइम पे मॉक दिया जाए। दूसरा जो मैं सुझाव देना चाहता हूं वो है मेरे बच्चे क्वेश्चन रीडिंग। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। जब आप पेपर देके आएंगे ना, तब आप बाद में जब पेपर का एनालिसिस करते हैं तब आप कहते हैं अरे यार इतना आसान सवाल मैं नहीं कर पाया, मैंने इसको ठीक से पढ़ा नहीं। अगर मैं इसको क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लेता तो इसका अर्थ समझ में आ जाता। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में कोई एक आध छोटी मोटी चीज ऐसी होती है जिसको हम पढ़ना ही मिस कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैंने पढ़ा असुर का पर्यायवाची, तो जैसे ही मैंने असुर का पर्यायवाची देखा मैंने देखा यार राक्षस ये, जबकि सब सच ये है कि इसने पूछा ये था कि असुर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, यानी नहीं वाला शब्द इंपॉर्टेंट है। और खासकर जैसे रेलवे जैसे एग्जाम अगर आप देखेंगे, जैसे इस वाले क्वेश्चन में दिए गए संख्याओं का सही क्रम असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, तो यहाँ पे ए बी सी डी। अब आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सा सही क्रम है, तो चुनना था ए बी सी डी। मान लीजिए हमारा ए सही था तो बच्चा क्या है कि ए को टिक कर लेगा और ए को टिक करके पहला वाला आ गया, आंसर आगे बढ़ गया। जबकि ए जो है ना वो चौथे ऑप्शन में, तो यानी 1 2 3 4 होगा तो चौथे वाला ऑप्शन ओएमआर में फिल करना है। तो ये गलती बहुत बार होती है और बहुत बार ऐसे अनेकों सवाल होते हैं जहां सवाल को एक बार अगर तसल्ली से पढ़ लिया जाता है तो आप जल्दी कर देते हैं। खासकर ये गलती जीएस में बहुत होती है। उसके पीछे कारण क्या होता है कि बच्चा मैथ में, रीजनिंग में बहुत टाइम इन्वेस्ट कर देता है, लास्ट में उसके पास बचता है जीके जीएस, तो भागने की कोशिश करता है, और जब भागने की कोशिश करता है तो छोटी छोटी चीजें खराब करता चला जाता है। तो मेरा आप सबको सुझाव ये है कि आप क्वेश्चन रीडिंग के टाइम पे बिल्कुल भी ध्यान इधर उधर ना भटकाएं, बहुत शांति से क्वेश्चन रीडिंग जरूर करें। तीसरा जो मैं सुझाव देना चाहूंगा वो ये कि आपको सवाल को स्किप करने का तरीका आना चाहिए, कला आनी चाहिए। स्किप करने का मतलब समझाता हूं क्या है। मैं दोस्तों अपना एक्चुअल एग्जांपल ले रहा हूं। मैं 2013 का एसएससी सीजीएल का पेपर था और मैं इसको क्लास में जिस दिन ये हुआ उसी दिन शाम को इस पेपर को डिस्कस करा रहा था मैथ। जब मैं मैथ को डिस्कस करा रहा था तो मैंने उसमें देखा कि 50 सवाल आए हुए, 50 सवाल थे, और उन 50 सवालों में ना शुरुआत के 4 से 5 सवाल जो थे ना वो बहुत खतरनाक थे इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन, और आखिरी के 2 सवाल भी इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन, मतलब कैलकुलेशन वाइज बहुत डिफिकल्ट थे। लेकिन बीच के जो क्वेश्चन है ना वो इतने आसान थे, मतलब जिसको आप कह नहीं सकते। बहुत बार क्या होता है कि हमें जैसे ही मुश्किल क्वेश्चन दिखा, हमें वो क्वेश्चन सोल्व करना आता है, लेकिन अगर वो क्वेश्चन टाइम ले रहा है, मुश्किल है, तो आप उस क्वेश्चन को स्किप करिए। आप 1 गो छोड़िए, उसको सेकंड गो में देखेंगे या थर्ड गो में देखेंगे, यानी तीसरी बार जब हम दोबारा से पेपर में जा रहे होंगे तब देखेंगे। देखिए बहुत बच्चा क्या करता है कि मान लीजिए पहला सवाल है, ये डिफिकल्ट है, वो इसमें 30 सेकंड इन्वेस्ट कर देता है, फिर कहता है यार मेरा आधा तो हो ही गया, अब मैं इसको छोड़ने से बेटर कर ही लो। वो फिर 1 मिनट खराब कर देता है उस क्वेश्चन को करने में, फिर 1 मिनट और लगा देता है और 1.5-2 मिनट में जाके उस क्वेश्चन को सोल्व करता है। जब वो 1.5-2 मिनट लगाता है ना तो उसमें थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं डर बैठ जाता है कि यार इसका मतलब ये वाला पेपर मुश्किल है, तो हल्का हल्का डिप्रेस होना स्टार्ट होता है। अगले क्वेश्चन में जाता है और नेगेटिव माइंड से जाता है, उससे अगले में जाता है और नेगेटिव माइंड से जाता है, फिर उसको लगता है यार ये तो पेपर ही मुश्किल आ गया, तो यार मैथ को छोड़ो अब दूसरा सब्जेक्ट उठा लेते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। आपको कूल माइंड होने की प्रैक्टिस करनी है मॉक टेस्ट देते वक्त, और इसका तरीका सबसे बढ़िया यही है, जो क्वेश्चन थोड़ा भी कैलकुलेटिव लग रहा है, अगर आप उसका 40 सेकंड भी आप उस क्वेश्चन में इन्वेस्ट कर चुके और तब आपको एनालिसिस हुआ या रियलाइज हुआ कि यार ये क्वेश्चन तो बहुत कैलकुलेटिव है, तो भाई लालच में मत पड़िए, उस क्वेश्चन को छोड़िए, क्योंकि उसी 40 सेकंड में जो आपने इन्वेस्ट कर चुके उसमें 1 मिनट और खराब करेंगे, उसी 1 मिनट में आप रीजनिंग के 3 सवाल सोल्व कर लेंगे। तो ज्यादा अच्छा तरीका ये है कि हम किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन पे लगाव ना लगा के चलें, बल्कि उसको स्किप करते चलें। देखिए हमें किसी क्वेश्चन से लगाव नहीं लगाना है, क्योंकि आपके 160 सवाल हैं यूपीएसआई में, तो आपको 160 सवालों से गो थ्रू होना है।
इसलिए आपको कुछ सवाल तो आते हुए भी छोड़ने की हैबिट बनानी होगी, तभी मेरे बच्चे आप अपने टाइम मैनेजमेंट के स्किल को पूरा कर पाएंगे। और देखिए, किसी क्वेश्चन में मान लीजिए आपने 40 सेकंड लगा दिए और 40 सेकंड लगाने के बाद आपको महसूस हुआ कि यार ये तो बहुत लेंदी हो रहा है, तो बेटर है मेरे बच्चों उसी सवाल को वहीं छोड़िए। कारण क्या है कि आप उसमें 1.5-2 मिनट और खराब करेंगे, उससे बेटर उस 1.5-2 मिनट में आप जीएस के बहुत सारे सवाल कर लेंगे, हिंदी के बहुत सारे सवाल कर लेंगे। और हम सबको पता है कि हर क्वेश्चन की इक्वल वेटेज है, तो इसलिए हमें क्वेश्चन छोड़ने की आदत डालनी चाहिए। क्वेश्चन लेंथी है, छोड़ दीजिए। क्वेश्चन पढ़ने में बहुत टाइम ले रहा है तो छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए। अगर पेपर में टाइम कम बचा है तो हम ऐसे सब्जेक्ट के क्वेश्चन छोड़ के उन सब्जेक्ट को उठा लेते हैं जो क्वेश्चन जल्दी जल्दी रीड हो जाते हैं। तो स्किप आर्ट करना बहुत जरूरी है कि सवालों को स्किप करें, तभी आपका मॉक टेस्ट में सारे सवाल अटेम्प्ट भी हो पाएंगे और स्कोर भी बेटर हो पाएगा। अगला जो मैं सुझाव देना चाहता हूं वो ये कि भाई कोई भी ना टारगेट, स्कोर का टारगेट फिक्स करके मत चलिए। जैसे समझाता हूं, मान लीजिए मैंने आपको कह दिया कि यार 330 प्लस नंबर वाला बच्चा है ना सेफ स्कोर महसूस करेगा। और एग्जांपल से समझाता हूं, मान लीजिए 100 सवाल और मैं कह रहा हूं कि भाई जिस बच्चे के अगर 70 सवाल ठीक नहीं हुए ना तो समझिए उसका तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। आपने माइंडसेट बना लिया और पेपर आ गया डिफिकल्ट। पेपर इतना डिफिकल्ट आ गया कि 50 सवाल भी जिसने कर दिए ना या 40 सवाल भी जिसने कर दिया वो भी क्वालिफाई हो जाएगा, वो भी नौकरी लग जाएगा। अब मैंने आपको टारगेट दे दिया 70 का, किसी यूट्यूबर ने आपको टारगेट दे दिया 70 का, आप उसी माइंडसेट से पेपर देख रहे हैं, लेकिन पेपर आ गया मुश्किल, 2 सवाल किए, 3 सवाल किए, 4 सवाल किए, आपसे हो ही नहीं रहे। आप जल्दबाजी में, क्योंकि आपके दिमाग में सेट है कि मुझे 70 तो अटेम्प्ट करने हैं, तो आप बहुत सारे ऐसे सवालों में तुक्केबाजी करेंगे जो आपको आते नहीं या गलत तरीका पकड़ लेंगे। जबकि सच बात यह है कि उस पेपर में 40 सवाल ठीक होने पे भी सिलेक्शन हो जाना है। तो नुकसान क्या हुआ कि अगर आप शांति से सोचते और शांति से काम करते तो 100 में से 40 सवाल ठीक कर पाते, क्योंकि 40 सवाल ऐसे जरूर थे जो आप कर सकते थे और इजी थे या मॉडरेट थे। लेकिन आपके दिमाग में 70 क्वेश्चन का जो टारगेट था, उस 70 क्वेश्चन के टारगेट की वजह से आपके दिमाग में एक डर पैदा हो गया। और मेरे दोस्तों, डर जो होता है ना, कई बार सही डायरेक्शन को भटका देता है और सिलेक्शन से भी दूर कर देता है। कुल मिला के पहले से स्कोर के लिए कोई माइंडसेट मत बनाइए, जो सिचुएशन होगी उस सिचुएशन के हिसाब से काम करना होगा। अगर पिच स्कोरिंग है तो ताबड़तोड़ बैटिंग करो, अगर पिच डिफेंसिव है तो द्रविड़ की तरह रुक रुक के खेलो, क्योंकि रुक रुक के खेलने वाला भी 300 मैच खेल सकता है। इस बात को समझो मेरे बच्चों। अगला जो मैं पॉइंट समझाना चाह रहा हूं ये कि हर एग्जाम से पहले का जो डर होता है ना, वो भी बहुत खतरनाक होता है स्कोर नहीं बढ़ने में। एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं, बहुत बच्चों को ऐसा महसूस होता है, जब मैं भी स्टूडेंट था तब मुझे भी ऐसा महसूस होता था कि जब मैं मॉक देने जा रहा था, पेपर देने जा रहा था, तो उससे पहले मुझे लगता था यार मैं तो ये भी भूल गया, ये भी भूल गया, ये भी भूल गया, मुझे लगता था मैं सब कुछ भूलता चला जा रहा हूं। जबकि सच बात ये कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जो बच्चा यूपी दरोगा के एग्जाम में फेल हो रहा है ना, उसको भी ये डर लग रहा है, जो पास हो रहा है उसको भी ये डर लग रहा है, और जिसकी रैंक 1 आएगी ना, एग्जैक्टली उसको भी यही डर है। रैंक 1 वाले बच्चे को ये नहीं पता कि उसकी रैंक 1 आएगी। मतलब ये कि ये कॉन्फिडेंस किसी में भी नहीं होता कि मेरे को सब कुछ याद है और मैं सिलेक्शन ले लूंगा। कहीं ना कहीं अंदरूनी रूप से वो डर सभी में रहता है। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि वो डर आपके साथ भी और सभी के साथ भी है। तो जो चीज सभी के साथ है, आपके साथ अलग से है ही नहीं, तो उसको लेके बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब खुल के बिंदास अपना काम करते रहिए, उस डर से थोड़ा बाहर निकलिए। अगला जो मैं सुझाव देना चाह रहा हूं वो कि आप सही सीक्वेंस को फॉलो करें पेपर देने की कला। जैसे मेरे बच्चे, आपके 4 सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और हिंदी। आपको पहला जो सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना चाहिए ना, वो करना चाहिए अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। लेकिन स्ट्रेंथ में भी बड़ी सावधानी बरतना। कैसे? जैसे मान लीजिए मेरा मैथ सब्जेक्ट है और मेरा मैथ में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, मैं मैथ में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस महसूस करता हूं। लेकिन कई बार क्या हुआ कि जैसे मान लो 40 सवाल है, तो 40 सवाल में 28 सवाल ऐसे थे जो मैं बहुत जल्दी से कर गया। देखिए, मेरा टारगेट था कि मैं 40 सवाल 40 मिनट में करूं या 50 मिनट में करूं, ये मेरा टारगेट था। लेकिन उन्हीं 40 सवालों में 28 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने 15 ही मिनट में खत्म कर दिए, जो बहुत ईजी थे। वन गो में क्या कोशिश करनी है, जो बहुत ईजी है, जो जल्दी जल्दी से आपसे सोल्व हो रहे हैं ना, वन गो में कोशिश करिए उन सवालों की। पहले चीज। दूसरा, उसके बाद मैं खुद स्टूडेंट हूं, मैं अपनी बता रहा हूं, उसके बाद मैं रीजनिंग उठाऊंगा, उसके बाद मैं हिंदी उठाऊंगा और लास्ट में मैं जीके जीएस उठाऊंगा। और ये सब उठाने के बाद मेरे पास 15 से 20 मिनट बचे होंगे। ये वो टाइम होगा जहां जहां मैंने क्वेश्चन वन गो में छोड़ दिया था, स्किप कर दिया था कि यार इस क्वेश्चन को मैं सेकंड टाइम पे देखूंगा कि मुझे सोल्व करना है कि नहीं करना। तो मेरे बच्चे, एग्जाम में सीक्वेंस यही रखिए, जिस सब्जेक्ट में स्ट्रेंथ है सबसे पहले उसको पिक करिए। 2 फायदे हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्वेश्चन करेक्ट होने की संभावना ज्यादा होगी। तीसरी जो चीज है वो ये कि अगर आपको उसमें महारत हासिल है तो आपको पता है कि कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, उस क्वेश्चन को तुरंत छोड़ दीजिए, उसको सेकंड गो में देखिएगा कि करना है कि नहीं करना है। तो इस तरीके से क्या होगा कि हर सब्जेक्ट में आप 2 से 3 मिनट का बफर जोन लेते चले जाएंगे और इजीली पेपर कवर हो पाएगा। अगला जो मैं सुझाव देना चाहता हूं वो ये है कि कैलकुलेशन स्पीड पे आपका फोकस होना चाहिए। देखिए, मैथ हो, रीजनिंग हो, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं, 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा टाइम खाते हैं। इसलिए हमारा सबसे ज्यादा फोकस इन्हीं पे होना चाहिए कि इनको और इजी टू इजी और कम से कम समय में कैसे करें। तो देखो यार, 2-3 चीजें समझा रहा हूं। पहला कि हमें रोज 15 से 20 मिनट कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। रोज 15 से 20 मिनट कैलकुलेशन की प्रैक्टिस